I take the blame for everything. Right. Now we have Mr. Balaji Gade Patil with us from the Congress right now. Balaji Gade Patil साहब नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार 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 सर. बहुत दिनों बाद. बड़े दिनों के बाद आए हैं सर. ये सर. हमसे नाराज थे एक्चुअली. क्या है वो? नहीं सर, नहीं, नाराज नहीं. हम तो गांव देहात में काम करने वाले लोग हैं. जी, गांव देहात में काम करने वाले लोग हैं. इशारा क्या है प्रदीप जी सुन लीजिए कि गांव देहात में सिर्फ बालाजी गड़े पाटिल जाते हैं, हम तो कभी जाते नहीं. चलिए कोई बात नहीं सर. नहीं, आपको नहीं, माफ किया, कोई बात नहीं. बालाजी गड़े पाटिल साहब अभी अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, आप कांग्रेस के हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और सिर्फ मोदी जी के ऊपर इस प्रकार प्रहार करने के बाद राहुल गांधी बड़े नहीं हो सकते. वो बात कर रहे हैं मणिपुर की. प्रदीप जी ने उनसे सवाल पूछा कि मणिपुर को लेकर के आज भी मणिपुर जल रहा है. वीरेंद्र सिंह साहब जो मुख्यमंत्री हैं उनको आज तक बदला नहीं गया. क्यों नहीं बदला गया ना जाने, लेकिन मणिपुर जो है वो जलना बंद नहीं हुआ है. उसके ऊपर वो कहते हैं कि असल में कांग्रेस जो है और राहुल गांधी जो है वो मणिपुर के लोगों के साथ उनको कोई हमदर्दी नहीं है. वो सिर्फ अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना चाहते हैं मणिपुर को लेके. गड़े पाटिल साहब बताएं. नहीं, वो जो उनको संघ की शाखा में जो पढ़ाया जाता है, बीजेपी जो पढ़ाती है, ये सब बीजेपी के प्रवक्ता तोते हैं. उनको ऊपर से प्लान आता है, वो बोलते हैं. लेकिन देश की जनता को मालूम है कि मणिपुर किस तरह से जल रहा था, क्योंकि बीजेपी का पैटर्न रहा है और अभी भी चलता है कि उनके एमपी क्या ट्वीट करेंगे, एमएलए क्या ट्वीट करेंगे, मिनिस्टर्स क्या ट्वीट करेंगे और प्रवक्ता क्या बोलेंगे. तो ये सिर्फ तोते हैं बीजेपी के. तो ये इनके ना इनकी खुद की कोई विचारधारा है, खुद का कोई ओपिनियन है. सो जो संघ का जो ओपिनियन है, बीजेपी का जो ओपिनियन है, वही ये रटते हैं. और बीजेपी ना कभी लोकतंत्र के पक्ष में कभी भी बीजेपी नहीं रही है. आरएसएस ने कभी लोकतंत्र के हित की बात नहीं की है. तो मणिपुर जिस तरह से जल रहा था, आज भी वहां का जो जनजीवन है वो अभी भी ठीक तरीके से एक पटरी पे नहीं आया है. तो ना मोदी जी ने उसके ऊपर कोई बात की. अपने लंबे चौड़े दो दो घंटे के भाषणों का रिकॉर्ड बनाया मोदी जी ने. लेकिन मणिपुर के लिए ना उनकी हमदर्दी दिखी, ना वहां पे कुछ एक्शन प्लान उनका दिखा. तो इस देश के लोगों के हित में और लोगों के लिए कोई जवाबदेही ना कभी मोदी जी के अपने भाषणों में सुनी, ना कभी मिनिस्ट्री या मोदी जी के निर्णयों में हमने देखी. तो वो क्या कह रहे हैं और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो बीजेपी नहीं तय करेगी, इस देश की जनता तय करेगी. और जिस तरह से देश कैसे बनता है, देश बनता है समाज के हर तबके के लोगों से, और उन लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है वो देखने का काम किसका है? वो सरकार का काम होता है. लेकिन सरकार को उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं है. आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे कल ही 209 रुपए से जो व्यापारी सिलेंडर होता है जो हम होटलों में यूज करते हैं, वो 209 रुपए से बढ़ा है. तो एक एग्जाम्पल के तौर पे से ये बता रहा हूं. तो वो प्रवक्ता की बात हम बाजू में रख देते हैं बीजेपी के. लेकिन इस देश के जिसकी मैंने जिक्र किया कि हर तबके के लोगों से इस देश बनता है, उन लोगों के प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को समझने का, वो क्या किस तरह से जी रहे हैं, उनकी जिंदगी को समझने का काम राहुल जी कर रहे हैं. वो समस्या जब चिल्ला के लोग मोदी जी को बता रहे हैं, मोदी जी ने अपने कानों के ऊपर हाथ रख दिए और वो सुनने को तैयार नहीं है. तो ये देश के अभी हालात है सर. बालाजी गड़े पाटिल साहब, राहुल गांधी जी गोल्डन टेम्पल, राहुल गांधी जी पंजाब, राहुल गांधी जी दिल्ली एशिया के सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट में विश्वकर्मा के जितने अपने समाज के लोग हैं उनसे मिलना, उनके समस्याओं को समझाना, ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं. राहुल गांधी जी को प्यार और मोहब्बत के दुकान सब जगह स्थापित करना है. राहुल गांधी जी कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं. आज पूरे देश में महाराष्ट्र, मुंबई, सब जगह आपने मैं भी गांधी का रैलीज पूरे निकाले. आपका यह कहना है, राहुल गांधी जी का यह कहना है, नफरत के राजनीति को मिटाना है, हमको प्यार और मोहब्बत के दुकान को एस्टेब्लिश करना है. मगर बीजेपी का कहना है कि आपका ये प्यार दुकान जो है ये दुकान है परिवारवाद का, ये दुकान है भ्रष्टाचार का, ये दुकान है तुष्टीकरण का. तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे, लोगों को कन्विंस कैसे करोगे गड़े साहब?
बालाजी साहब। सर ये बीजेपी के पास अभी लोगों के सामने बोलने के लिए ना कुछ मुद्दे बचे हैं, ना उनके पास कुछ 9 सालों का अपना जो रिकॉर्ड होता है, ना कुछ उसके लिए कुछ लोगों को बताने के लिए ऐसे कुछ काम नहीं है। तो वही घिसे पिटे मुद्दे है, आरोप है। परिवारवाद की अगर बात करें तो बीजेपी में परिवारवाद इतना है कि अगर मैं यादी गिनाने बैठ जाऊं तो 1 घंटा उसी में चला जाएगा, इतने लोगों का परिवारवाद है। नारायण राणे हैं उनके, जो सुबह से लेकर रात तक चिल्लाते बैठते हैं, उनके बेटे हैं, वो परिवारवाद नहीं है। जिनका पिछले कुछ दिनों में लोग कुछ न्यूज चैनल पे वीडियो देखा, वो किरीट सोमैया जी उनका बेटा भी है, वो परिवारवाद नहीं है। तो परिवारवाद बीजेपी में है। और रही बात बीजेपी के आरोपों की कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो की जो बात है, ये जो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इस देश में जो संदेश दिया, और वो संदेश बीजेपी की तरह सिर्फ एक घोषणा नहीं है। जैसे कि बीजेपी कोई भी योजना लॉन्च करती है तो सिर्फ घोषणा होती है, उससे कुछ निकलता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पंचलाइन मोदी जी निकाल देते हैं। जैसे ब्रेकिंग न्यूज वाले आज निकाल रहे हैं, गोदी मीडिया वाले, उसी तरह ये एक थोड़ा स्टैंडर्ड वाला एंकर की तरह मोदी जी एक पंचलाइन योजना में निकाल देते हैं। आज पिछले 9 सालों में इस देश की जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े पे अगर देखें तो इस देश के जो घरेलू बचत है, वो बचत पिछले 50 सालों में सबसे कम आ गई है, खत्म हो चुकी है। लोगों के पास पैसा नहीं है, वो घरेलू बचत खत्म हो चुकी है। जातीय तनाव इस देश में बढ़ चुका है, 2 धर्मों के बीच का तनाव इस देश में बढ़ चुका है। एशियाई कंट्री जो है, हमारे आजू बाजू के जो छोटे छोटे देश है, वो यूनो के रैंकिंग में, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, हंगर इंडेक्स हो, या फिर वो यूएनडीपी का सर्वे हो, हर सर्वे में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से भी पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये देश की अभी एक कंडीशन है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब अवस्था में है, लोगों को नौकरियां नहीं है। दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, इसके ऊपर बीजेपी को बात करनी नहीं है, इसलिए ये परिवारवाद लेके बैठ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जातियों को आरक्षण में लड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें या फिर देश की बात करें, 2 जातियों को आरक्षण के लिए उनको अंदर ही अंदर झगड़े लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आरक्षण जिस सरकारी नौकरी में दिया जाता है, उस पूरी की पूरी सरकारी नौकरियों को ही खत्म किया जा रहा है। पिछली बार सेना में अग्निवीर की तरह 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट देके वहां पे कंट्राक्टदारी ला गई, कॉन्ट्रैक्टरशिप लाई है। अभी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 75,000 नौकरियों के लिए इस साल का 9 कंपनियों को टेंडर दिया गया है। तो आरक्षण ही खत्म हो रहा है। तो इस देश के संविधान को, आरक्षण को और बुनियाद को मिटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और एक और भी निर्णय अभी महाराष्ट्र शासन ने लिया है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। यहाँ के जो स्कूल है, उन सभी स्कूलों को अभी प्राइवेट किया जा रहा है। सर, वो क्यों प्राइवेट किया जा रहा है? तो एक स्कूल अभी किसी अदानी अंबानी को दिया जाएगा और वो खुद का नाम, उसके दादा का नाम, उसके चाचा का नाम, उसके सास बहू, जिसका भी वो नाम दे सकता है। और अभी वो छोटे स्कूल जो है, ऐसे 10 से 12 हजार स्कूल इस महाराष्ट्र के बंद किए जा रहे हैं। और अभी कम्युनिटी स्कूल एक नया कंसेप्ट इस देश में महाराष्ट्र के माध्यम से ये लोग ला रहे हैं। उसमें 4, 5, 10 गांव के बच्चे एक ही जगह पे पढ़ेंगे। तो इस देश में जो सर्व शिक्षा अभियान आया, जिसको आरटी, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलते हैं, उसमें ये जिक्र किया गया है, उसमें मेंशन है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो घर से 1 किलोमीटर के भीतर के दायरे में लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन अभी वो सभी संविधान के नियमों को जो लोगों के हित में हैं, वो सभी बदले जा रहे हैं। तो मोदी जी के पास, मोदी जी के पार्टी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो आपके सवाल पे आता हूं, तो परिवारवाद और ये बाकी आरोपों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन गड़े पाटिल साहब ये बताएं, गड़े पाटिल साहब, हाल ही में शिवमोगा में, कर्नाटक में एक बार फिर हाँ जी, छोटा मोटा दंगा हुआ। दंगा तो हुआ, लेकिन मतलब इट वाज द प्रॉफेट मोहम्मद बर्थडे, ईद उल मिलाद उन नबी, और उस दिन तलवार यात्रा निकाली गई, औरंगजेब की तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये सब एनकरेज किया गया है, इसको प्रोत्साहित किया गया है कांग्रेस द्वारा, क्योंकि आप लोग
मुसलमानों को जान करके उकसा रहे हैं कि वो इस प्रकार के दंगे करें? गड़े पाटिल साहब, सर, दंगे करना और दंगों के लिए लोगों को उकसाना ये बीजेपी का काम है। और महाराष्ट्र में एक पिछले गवर्नमेंट में एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हो चुके हैं, मुशर्रफ साहब नाम है उनका, हसन मुशर्रफ मुशर्रफ शायद जी। अभी। हाँ 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 जी। तो उनका एक हु किल करकरे नाम का बहुत बड़ा किताब है। उस किताब में बीजेपी और आरएसएस ने किस तरह से कौन से दंगे और कहां से किए उसका विथ प्रूफ उन्होंने जिक्र किया है। तो ये जो भी लोग आरोप कर रहे हैं ना, वो एक बार किताब पढ़ ले, वो खुद के गिरेबान में झांक के देख ले, उनको समझ में आ जाएगा कि इस देश में कैसे दंगे उन्होंने भड़काए हैं। और वो तो पुरानी बात मुशर्रफ साहब ने कही उस किताब में, लेकिन अभी जिस तरह से मोदी जी 14 से आज तक की अगर बात किया जाए तो मुजफ्फरनगर हो या फिर यूपी हो या बिहार हो, वहां बहुत सारे व्हाट्सएप और फेसबुक का यूज करके किस तरह से दंगे भड़काए गए, किस तरह से युवाओं को आपस में लड़ाया गया, ऐसे बहुत सारे सबूत सामने आए हैं। और बहुत सारे पत्रकारों ने भी उनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किए। तो बीजेपी को लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने, यानी कांग्रेस की सरकार ने वहां पर परमिशन दी कि तलवारें लेकर के जुलूस निकाला जाए। तलवारें लेकर के, नंगी तलवारें लेकर के कौन जुलूस निकालता है सर? मतलब नहीं सर, ये तो सिर्फ हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद वाले और बजरंग दल वाले निकालते हैं। मतलब ये कांग्रेस के की सरकार में ये कैसे हो गया, ये जरा बताएं। औरंगजेब के तलवार, टीपू सुल्तान के तलवार, अलग अलग जो ये क्या है? कर्नाटक का पराजय वो स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं। तो कर्नाटक में जिस तरह से जनता ने उनको उनकी जगह दिखाई, तो उस सरकार को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी के जो भी संगठन है, ये सब आरएसएस के ही लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के ही लोग हैं। उन्हीं लोगों के माध्यम से उस पराभव को अस्वीकार करने के लिए, वो जो उनके दिल को लगा है सर, अभी वो जो घाव जिसको बोलते हैं, वो जो दिल को लगा है, वो सरकार को बदनाम करने के लिए लोग कर रहे हो। जैसे आपने जिक्र किया कि तलवारें लेके, भाले, त्रिशूल लेके समाज में यात्राएं, ये तो पहली बार देखा गया है सर कि मुसलमानों के जुलूस में नंगी तलवार लेकर के लोग फिर रहे हैं। मैंने पहले कभी नहीं देखा, 40 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में। वही सर, वही। तो हाँ, ये तो क्या है? ये सब नहीं, आप क्या बोल रहे हैं कि वो जो वो उस जुलूस में आरएसएस और बजरंग दल के लोग थे? बिल्कुल सर, ये आप ये बोलना चाह रहे हैं? वो बोल रहे थे नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, आरएसएस वाले बोल रहे थे। सर, अभी अगर फेसबुक के ऊपर देखा जाए, जो भी मुल्ला और धर्म के नाम पे पेज चलाते हैं, संघ के लोग चलाते हैं, तो सर ये इस देश में दंगे भड़काने के लिए नीचतम हरकत करते हैं और कर चुके हैं। तो ये आरएसएस की विचारधारा है, उनका खुद का कुछ नहीं है। ये उनकी विचारधारा को सिर्फ मैं नीच कह सकता हूं, और उनको नीच कहना गाली नहीं है, उनका वो यथोचित शब्दों में किया हुआ उल्लेख है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, उनको ना लोकतंत्र मान्य है, ना उनको गांधी जी का विचार मान्य है। We shall wait for the इन्वेस्टिगेशन टू बी कंप्लीटेड। एक बार तहकीकात हो जाए, उसके बाद वेट करते हैं कि असल में क्या हुआ वहां। प्रदीप जी, आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बालाजी गड़े पाटिल साहब, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मोदी साहब का कहना है लोकतंत्र का एक नया उन्होंने अचीवमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। इंडियन डेमोक्रेसी में इतना बड़ा अचीवमेंट कभी हुआ नहीं है। मोदी साहब का कहना है कि 27 साल आप लोग सिर्फ सोचते रहे, 2 दिन में हमने कार्यक्रम पूर्ण कर दिया, एक दिन लोकसभा में, एक दिन राज्यसभा में। बोले कि आप सिर्फ सोचते रहे। एंड मोदी साहब ने कहा कि यू नो वी हैव एम्पावर्ड द वुमन। और पूरे एग्जांपल्स आज पूरे उनके इलेक्शन के कैंपेन है, जितने भी स्टेट कैंपेन्स हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बट आपका कहना है कि ये जुमला है, आपका कहना है कि ये अच्छे दिन का जुमला था, 15 लाख का जुमला था। तो ये why are you against नारी शक्ति? मोदी साहब का कहना है you are against नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बालाजी गड़ी पाटिल साहब। सर, ये तो जो देश का सबसे बड़ा जुमला है ही, उसके अगर उसकी सच्चाई में अगर हम देखें, तो अगर मोदी जी कह रहे हैं कि लोकशाही का अभी तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने लिया है, तो अभी का अभी लागू कर देते। हमने तो उनको समर्थन भी दे दिया था, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। तो कह रहे हैं कि वो 2029 तक हो जाएगा। तो ये सब जुमला है सर, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसमें हमने एक बात राहुल जी ने कही कि उसमें ओबीसी के रिजर्वेशन जो है, ओबीसी की महिलाओं को,
जिसको हम मराठी में कोट्यांतर्गत कोटा यानी कि अभी मुझे कोटा विदिन ए कोटा जी। हाँ कोटा विद इन कोटा जो जी। तो कोटा विद इन कोटा। तो राहुल जी को एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि जब हमने ये लाया था तो नहीं था, तो बड़ी ही शालीनता से उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया था लेकिन ये करना चाहिए था। तो ये जो बात है कि वो भी उसमें नहीं है। दूसरी बात, उनकी नीयत में खोट है। अगर उनको इतना ही क्रांतिकारी निर्णय लेना है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आरक्षण ही नहीं है, नाम में उसी विधेयक के नाम में आरक्षण नहीं है, ठीक है उसकी बात अलग है, लेकिन अगर महिलाओं को आरक्षण उनको देना था तो अभी क्यों नहीं दिया? 2011 का हमारा जो डेटा है, कांग्रेस ने जो सेंसस किया था उसका डेटा है ना, वो सामने दे रहे। उस डेटा के आधार पर महिलाओं को 33% जो भी आरक्षण है वो दे दे, और इसी 2024 के इलेक्शन में क्यों नहीं दे सकते? अगर वो अभी नहीं देंगे तो बाद में भी नहीं देंगे। अगर उनके नेताओं के अगर कुछ विधान देके, हम स्टेटमेंट देके, जैसे कि जब उत्तर प्रदेश के अभी के जो मुख्यमंत्री है उनके अगर लोकसभा के भीतर के भाषण देके, उमा भारती जी के भाषण हम देखे, तेजस्वी सूर्या जो है उनके अगर ट्वीट और उनके कुछ भाषण देखे, तो महिलाओं के प्रति संघ और बीजेपी का नजरिया क्या रहा है वो पूरे देश को मालूम है। तो ये जुमला है सिर्फ चुनाव के लिए, महिलाओं को इंप्रेस करके उनका वोट लेने के लिए जुमला है, ना ये रिजर्वेशन देंगे। अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है विथ रिकॉर्ड, उसका वीडियो भी यूट्यूब में मिल जाएगा, कि महिलाओं को रिजर्वेशन दे देंगे तो घर के कामों के ऊपर परिणाम हो सकता है, ये उनका कहना है। तो ये बीजेपी का जुमला है, मोदी जी का सबसे बड़ा। अगर उनको देना था तो अभी दे देते, उनकी नीयत साफ नहीं है। जैसे अच्छे दिन 15 लाख थे, 2 करोड़ नौकरियां थी, उसी तरह ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम रहेगा, महिलाओं का वंदन कुछ नहीं होगा। जो हथरस में कांड हो जाता है उसके ऊपर जो प्रधानमंत्री बोलते नहीं, उनके खुद के कुलदीप सिंह सेंगर एक लड़की के ऊपर बलात्कार करके उसकी उस लड़की को, उसके वकील को, बाप को, सबको मार देते, उसके ऊपर मोदी जी एक लफ्ज नहीं कहते, तो मोदी जी नारी शक्ति का वंदन क्या करेंगे? ये सिर्फ चुनावी जुमला है सर। बालाजी गड़े पाटिल साहब, राजस्थान में मोदी साहब ने जबरदस्त तरीके से एक तो ये बिल का उन्होंने दिया कि हमने किस रेवोल्यूशनरी बिल लेके आए हैं नारी शक्ति के बारे में, आगे जाके बोला कि घर घर हर गरीब को घर मिलेगा, ये मेरा वादा है। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, करीबन कितने घर उन्होंने गिनाए, इतने हमने घर बना दिया, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सब घर गरीब के सर के ऊपर छत हो। आगे जाके उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि कन्हैयालाल मर्डर, जिस प्रकार से उनका गला काटा था, और सरकार तभी कांग्रेस का था, कांग्रेस वाज नॉट टेकिंग अप द इनिशिएटिव टू डू, और ये सब हो रहा है। वुमेन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन मैक्सिमम इन राजस्थान, उनका कहना। तो मोदी साहब का ये जो कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिया है, ये आप कैसे देखते हो? क्या यही एजेंडा सेट है? मुद्दों को कैसे भड़काया जाए और कैसे इवेंट्स मैनेजमेंट किया जाए, कैसे, तो ये मोदी जी से सीखना चाहिए। मैं ये बात मानता हूं, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट और मुद्दों को भड़काना ये मोदी जी को बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए मोदी जी अगर उनके दिल में आ जाए और उनको अगर ऐसा लगे कि अभी ये लोग इंप्रेस नहीं हो रहे, तो राजस्थान में अगली बार ये ना कह दे वो कि वो पूरी रेगिस्तान को काली मिट्टी बना देंगे, इतना ही ना कहे, बस उतनी विनती उनसे है, क्योंकि क्राइम रेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको चुनाव जीतना है। और जो सर्वे सामने आ रहे हैं उन सर्वेज में राजस्थान की जनता चमत्कारिक रूप से वहां गहलोत सरकार के ऊपर, कांग्रेस सरकार के ऊपर खुश है, उससे समाधानी है, वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि जिस तरह से किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो काम गहलोत सरकार ने किया है, तो सर्वे सामने आ रहे हैं कि गहलोत सरकार फिर से, कांग्रेस सरकार वहां पे आ रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है। तो मोदी जी और बीजेपी अब बौखला गई है, और पराभव की वजह से बस अभी इतनी मोदी जी से और बीजेपी से विनती है कि रेगिस्तान को काली मिट्टी बनाने का आश्वासन मत दे। लेकिन गड़े पाटिल साहब ये तो बताएं कि अभी तक जितने आप लोगों ने वादे किए थे, छत्तीसगढ़ में आप अपने वादे निभा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं जी। राजस्थान में भी निभा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल मिस्टर अशोक गहलोत ये बड़े मतलब, और बाघेल साहब इधर छत्तीसगढ़ में ये बड़े मजे के खिलाड़ी हैं, इनको एक एक चीज़ मालूम है जी। ये एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं। यही उम्मीद थी हमारी सीतारमैया साहब से भी थी। तो कर्नाटक में जो वादे किए गए थे चुनाव में, वो अभी पूरे क्यों नहीं हो पा रहे, उसमें आगे पीछे क्यों हो रहा है, ये जरा बताएं। सर थोड़ा सा वक्त लगेगा, जो भी कुछ वादे वहां पे जनता से किए थे
उसमें से कुछ वादों को पूर्ति की गई है, लेकिन अभी आने वाले समय में जो भी वादे कर्नाटक की जनता को किए गए थे वो पूरे वादे पूरे किए जाएंगे, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किए गए उसी तरह से वहां पे भी किए जाएंगे सर। लेकिन किए जाएंगे वो तो आगे की बात हो गई ना। मतलब अभी क्या है कि दूसरी चीज़ क्या है, एक बहुत मतलब अब कितना बड़ा मुद्दा है मुझे मालूम नहीं है। एंड नेचुरली द बीजेपी इज दे से कि बीजेपी की जो यूनियंस हैं इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी वो ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हुई थी बेंगलोर के आसपास जी, कि भाई आपने जो क्या किया कि महिलाओं को मुफ्त में सफ़र करने की आपने सुविधा दे दी, तो वो जो बेचारे ऑटो वाले हैं वहाँ उसमें ऑटो में कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, टैक्सी कोई ले नहीं रहा है, तो फिर इसका समाधान कैसे होगा? मतलब यू हैव टू वर्क इट आउट। क्योंकि देखिए और साहब आपने कूलिंग ऑफ कैब्स, कारपूल भी बंद कर दिया है, जी, बैन which कर is दिया आपने। very strange। जो कर्नाटक के जो कारपूल जो बैन किया गया है, पूरी बात सुनने साहब, ये कहा गया है कारपूल जो बैन किया गया है एटलीस्ट स्कूल्स में जो पेरेंट्स एक गाड़ी में 3-4 घरों के बच्चे इकट्ठे जाया करते थे वो आप लोगों ने बैन कर दिया। और ये कहा गया है वो इसलिए बैन किया गया है टैक्सीमैन यूनियन की वजह से और ऑटो वालों की यूनियन की वजह से। अब ये तो नाइंसाफी है साहब, बताएं। मुझे उतनी जानकारी उस निर्णय के बारे में कर्नाटक के नहीं है। मैं प्रामाणिकपना से यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं उसकी जानकारी लूंगा और कर्नाटक के जो प्रवक्ता है हमारे वो इसके ऊपर ज्यादा अभ्यासपूर्ण अपना मत व्यक्त कर सकेंगे। और सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी जो भी वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, इतना विश्वास मुझे कांग्रेस का लेकिन एक महाराष्ट्र चीज का है प्रदीप प्रवक्ता जी, होने के नाते अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक ये कारपूल वाला जो मुद्दा है शायद कल या परसों तक ये जो ऑर्डर है वापस ले लिया जाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है। आई थिंक ये सर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से वाघ नाग का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, जी जी, छत्रपति शिवाजी महाराज एक आइडल है। सुधीर मुंगेटीवार जा रहा है लंदन से वापस आएंगे और एक दौरा होगा पूरे महाराष्ट्र में वाघ नाग को लेकर, मगर आपका अलायंस पार्टनर उसमें क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं कि ये असलियत क्या है, वाघ नाग क्या है, आदित्य ठाकरे हो, संजय राउत जी हो, तो आप जी, ये बहुत रिलीजियस एक महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत दिल से लगा हुआ एक इशू है वाघ नाग। तो क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिसाइज हो रहा है? बीजेपी इज ट्राइंग टू टेक द क्रेडिट जहां क्रेडिट नहीं है, बट हाउ कैन यू क्वेश्चन द वाघ नाग? बालाजी गडेल पाटिल साहब, नहीं सर, अभी सर एक्चुअली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो भी इतिहास के जानकार है, हिस्ट्री के जो जानकार है, उनमें से एक है इंद्रजीत सावंत जी, कोल्हापुर से है। उनका बहुत पूरा जीवन उन्होंने इसी में लगाया है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो वाघनख है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी अपनी जिंदगी में यूज ही नहीं की है, वो ऐसा उनका मानना है। तो बीजेपी ने इसका उन लोगों के साथ जो भी इस महाराष्ट्र में हिस्ट्री के स्टडी वाले लोग हैं, हिस्ट्री के जानकार, उन लोगों के साथ बात की है क्या, उसका कुछ सबूत है क्या, इसकी पहले महाराष्ट्र के लोगों के सामने ये चर्चा रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी चुनाव के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का यूज करना ये बीजेपी की बहुत पुरानी आदत है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का समुद्र में, अरबी समुद्र में मोदी जी के हाथों से नींव रखी गई, उस स्टेच्यू का क्या हुआ अभी तक वो बीजेपी का कोई नेता उसके ऊपर नहीं बोलता। तो ये सिर्फ लोगों को इस वाघ नख के नाम पे फिर से उस नाखून से एक नया जुमला लेके उड़बड़ा जाएगा, यही मैं कह सकता हूं। लेकिन जो जैसे कि इतिहासकारों ने कहा ये छत्रपति शिवाजी जी महाराज ने कभी यूज नहीं किए थे, तो जो इतिहासकार है उनके ऊपर मैं भरोसा करता हूं। तो बीजेपी ये सिर्फ चुनावी जुमला है, ये सिर्फ राजनीति कर रही है बीजेपी। और दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि अगर ये मान लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वाघनख हैं जिससे उन्होंने अफजल खान का पेट फाड़ा था, तो ये विलायत कैसे पहुंचे? मतलब जी, ये जरा मुद्दा है। आप कुछ बोल रहे थे सर, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया जी। फिनिश करें please। अगर ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर इनका उतना ही प्यार है, वाघनख के लिए जनता की पैसे से ये लोग इतना खर्चा करके, जिसके ऊपर अभी सवाल है वो उन्होंने यूज किए थे या नहीं, इसके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो धरोहर है, वो किले आज पूरी तरह से उनकी दीवारें गिर रही है, वो मिट रहे हैं, उसके लिए यह सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही और दूसरी तरफ इस तरह से चुनावी जुमले कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ चुनावी जुमला है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं। तो मराठा आरक्षण के बारे में क्या हो रहा है सर, वो तो बता दें।
सर अब मराठा तो आरक्षण टाइम भी के खत्म लिए- हो गया, शायद टाइम खत्म होने वाला है या हो जी। गया, 1 महीने का जी। टाइम था शायद। जी, अब ये सरकार क्या करेंगी हम देख रहे हैं। सरकार ने 30 दिन का वक्त मांगा था, 12 तारीख को शायद वो 30 दिन खत्म हो रहे हैं। तो मराठा समाज को जिस तरह से, अभी मराठा समाज महाराष्ट्र के पूरे रीजन में आता है, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कास्ट है मराठा समाज रूलिंग। तो विदर्भ की जो मराठा है वो ओबीसी में है पहले से, उत्तर महाराष्ट्र के मराठा ओबीसी में है। बची बात कोकण रीजन और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठाओं की, तो उन लोगों के पास भी कुणबी सर्टिफिकेट जो है वो बहुत सारे लोगों ने निकाले हैं। मराठवाड़ा, उसी रीजन से मैं आता हूं, उस रीजन में ऐसा हुआ कि निजाम का शासन था, तो निजाम के रिकॉर्ड्स जो थे वो ब्रिटिशों की तरह से करेक्ट नहीं है, तो उस वजह से वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो सरकार क्या करेगी देखेंगे, लेकिन सरकार मुझे नहीं लग रहा कि उन लोगों को शांत करेगी। लेकिन अभी मेरा कुछ स्टेटमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 30 दिन का वक्त सरकार ने मांगा था। लेकिन जैसे पिछली बार देवेंद्र फडणवीस सरकार ने असंवैधानिक आरक्षण मराठाओं को देके बहुत सारे पूरे समाज को परेशान किया था, अगर उस तरह का, अगर इसी वक्त ये सरकार निर्णय लेगी तो उस निर्णय के खिलाफ पूरा समाज उठ के खड़ा हो जाएगा। बस इतना मैं बता सकता हूं। लेकिन और गड़े दूसरा पाटिल जो साहब, मुद्दा आपने है- कुणबी समाज की बात करी, और नारायण राणे साहब खुद बोलते हैं मैं कुणबी नहीं हूं, मैं मराठा हूं, मैं तो कुणबी नहीं हूं। नारायण राणे जी। साहब अभी मुझे लगता है कि उनकी उम्र हो चुकी है, तो उस उम्र का भी उनके जो जुबान है उसके ऊपर असर हो रहा होगा। क्योंकि राणे समिति जब बिठाई गई थी उनकी अध्यक्षता में, तो खुद का जो अहवाल है वो एक बार वो खुद का रिपोर्ट पढ़ ले, यानी कि वो याद आ जाएगा। क्योंकि 60 के ऊपर जाने के बाद कभी कभार याद नहीं आता पिछला। तो राणे साहब वो पढ़ ले, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मराठा है वही कुणबी है और उनको रिजर्वेशन दिया जाए, वो खुद उन्होंने, राणे साहब ने कहा था। अभी वो बीजेपी ने उनको मंत्री पद दे दिया, बेटों को संभाल रहे और उनको पाल रखा है किसी के ऊपर बोलने के लिए, तो वो उम्र हो गई है, उनके ऊपर मैं ज्यादा बोलना और नहीं पाडलकर चाहता। साहब जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो कहते हैं कि जो धनगर समाज है उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अगर आपने कुणबी समाज को अगर आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो धनगर समाज जो है वो आंदोलन करेगा। सर, गोपीचंद पडळकर इतने झूठे और मक्कार झूठे एमएलए है, जो उन्होंने धनगर MLC, समाज सर, के लिए MLC, रिजर्वेशन, जी। हाँ सॉरी, हाँ एमएलसी, हाँ एमएलसी है। उन्होंने धनगर समाज के नाम पे ये एमएलसी पाई है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था, देवेंद्र जी ने, कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी, कब, उस 2014 की, उस वक्त पहली कैबिनेट में धनगर समाज को रिजर्वेशन देंगे, ये देवेंद्र जी ने कहा था। पहली कैबिनेट हो गई, उसके बाद 100 कैबिनेट हो गई, लेकिन धनगर समाज को कुछ भी नहीं दिया। अगर पडळकर जी को लगता है, गोपीचंद पडळकर को, कि उनकी धनगर समाज के ऊपर रिजर्वेशन अन्याय हो रहा है, तो खुद सरकार में है, उनका नेता खुद डिप्टी सीएम है, डीसीएम है, उनका ही मुख्यमंत्री उन्होंने बिठाया है चुरा के, सेंट्रल में मोदी जी बैठे हैं, तो वही उनको बोले और धनगर समाज को रिजर्वेशन दिलवाए। तो पडळकर जी ने समाज को किस तरह से बेचा है वो उनको मालूम है। तो पडळकर जी को पूरा महाराष्ट्र जानता है। ये सभी जातियों के भीतर अभी तेड़, जैसे जैसे चुनाव करीब आ जाएगा, सर मैं आपको कहूंगा, आपका मुझसे ज्यादा मेरी उम्र, इतना आपका अनुभव है, वैसे बीजेपी अभी जाति, धर्म, माइक्रो जाति, पोट जातियों के भीतर अभी ये इसी तरह से झगड़े लगाएगी। नाना पाटोले जी, जो बालाजी गड़े पाटिल जी, साहब, नाना जी। पाटोले जी ने आरोप लगाया था कि मनोज जोरंगे पाटिल जी को एकनाथ शिंदे जी ने वहां पर बिठा दिया आंदोलन के लिए। पुलिस लाठीचार्ज देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर जी के माध्यम से हुआ था, नाना पाटोले जी का कहना है। तो अब ये पूरे एक आग भड़क चुका है, ओबीसी आ गए, धनगर आ गए, हर चीज, कुणबी, सब लोग मैदान में उतरे। आज मनोज जारंगे पाटिल जी भुजबल जी को कुछ बोल रहे थे, छगन भुजबल जी को, कि हमने, हमारा समाज ने आपको बहुत मदद किया है, आपको भी थोड़ा इस चीज को इजीली लेना चाहिए और सपोर्ट करना है। तो ये चल क्या रहा है? अब भुजबल साहब से भी जारंगे पाटिल जी लड़ रहे हैं, नाना पाटोले जी बोल रहे हैं पूरे स्कीम शिंदे जी ने किया है जारंगे पाटिल जी का, और होम मिनिस्टर ने लाठीचार्ज लगा दिया। तो ये क्या चल रहा है? एक ही नहीं, अभी ये बीजेपी का पूरा प्रोपोगंडा है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये समाज में हर तरफ आरक्षण के, रिजर्वेशन के जो आंदोलन हो रहे हैं,
वो लोग खुद की मांग बहुत सालों से 1980 से है, ये 1980 से ये मांग रही है मराठा समाज की। तो ये रिजर्वेशन का बहुत पेचीदा मामला है, क्लिष्ट रहा है। तो भुजबल साहब क्या कह रहे हैं, जरंगे ने मनोज जरंगे पाटिल ने भुजबल जी को क्या कहा, वो उनका व्यक्तिगत मत है, उसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है, इन सभी में एक लोग हम भूल रहे हैं कि रिजर्वेशन मिल भी गया, अगर सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी तो रिजर्वेशन का क्या करेंगे? क्योंकि अभी आने वाले 5 लाख नौकरियों में 5 लाख नौकरियों में रिजर्वेशन ही नहीं है। तो इस बात के ऊपर भी जिक्र करना चाहिए, क्योंकि सरकार इस रिजर्वेशन के झगड़ों में अपना काम निकलवा रही है। 9 कंपनियों को उन्होंने आपने बताया 75,000, हाँ 75,000। और अभी तो ये भी बात चल रही है कि शायद पुलिस का भी काम जो है वो आउटसोर्स करने वाले हैं शायद। सर पुलिस का नहीं, अगर एक आपको मैं जी। कल की बात बताता हूं। जी। जलगांव कलेक्टर ने वहां एक ऑर्डर निकाला था कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ये जो 2 पोस्ट है, तहसीलदार बोले तो बहुत रिप्यूटेड पोस्ट है जिसको तालुका दंडाधिकारी कहा जाता है, जी। वो भी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भरना चाह रहे थे वो। लेकिन जब विपक्ष ने हमने आवाज उठाई, उस वक्त सरकार ने 48 घंटे के भीतर उस ऑर्डर को कैंसिल किया। तो आने वाले वक्त में सचिव, अभी जैसे कि सेंट्रल में हमने देखा है कि सेक्रेटरी लेवल के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ले रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा अपने मर्जी के लोग वहां पे बिठाना चाहते हैं। जैसे एमपीएससी चलता है सेंट्रल में, सॉरी यूपीएससी सेंट्रल में चलता है, एमपीएससी स्टेट में चलता है, इन सभी सर्विस को बंद करके जो गरीब घर के लोग अपने मेहनत और अभ्यास के बलबूते के ऊपर इस गवर्नमेंट में आते हैं, उन सबको खत्म करके यहाँ पे पूरा प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब महाराष्ट्र सरकार जो है वो कॉन्ट्रैक्टर चलाएंगे, कहने का मतलब ये हुआ। जी हाँ, मतलब हर जगह पे कॉन्ट्रैक्टर राज। तो हमने एक मांग की है विपक्ष की तरफ से कि अगर ये सब सेक्रेटरी तक कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री और मिनिस्ट्री भी कॉन्ट्रैक्टरशिप से भरी जाए, ताकि सबको मौका मिले। जी। 6 महीने के लिए बालाजी गड़े पाटिल साहब आप ये बोल रहे हैं, मगर मोदी साहब का कहना है बीजेपी मतलब 11 महीने में 9 रोजगार मेला हमने इकट्ठा कर लिया था, 6 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, मोदी साहब का कहना है। और आगे जाके फडणवीस साहब कह रहे हैं कि ये सरकार आने के बाद महाराष्ट्र बैक टू नंबर 1 इन इन्वेस्टमेंट जो है नंबर 1 हो गया है। तो कहाँ पे वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट वहां गुजरात चला गया और वहां का भी सच आ गया है। वहां से भी चला गया सर, चला गया वहां का भी सच। वहां की अगर मिट्टी का जमीन आपने देखा होगा जो पूरा तालाब जमा हुआ था, तो महाराष्ट्र से सारे प्रोजेक्ट निकल के जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, जा रही है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए देवेंद्र जी और मोदी जी बोल रहे हैं। और दूसरी बात, जो रोजगार मेलावे के आपने कहा कि हमने बांटे हैं 6 लाख लोगों को, तो ये क्या उन्होंने लोगों के ऊपर उपकार नहीं किया है? इस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से और मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से और मोदी जी पैदा होने से पहले भी नौकरियां दी जाती थी, लेकिन उसका बवंडर नहीं किया जाता था। अगर मैं किसी एग्जाम को पास कर रहा हूं तो ये मेरी मेहनत है, उसमें मोदी जी मुझे सिर्फ प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो वो मेरी मेहनत है, वो प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के जॉब को इस तरह से इवेंट बनाने का काम इन्होंने किया है। इवेंट उस चीज का बनाया जाता है जो लोगों को उनके मेहनत की बिगड़ बांटी जाती है। तो ये कोई प्राइवेट कंपनी करती है, जैसे कि हमने समाज में 1000 लोगों को हमने कंपनी में ले लिया है और बस हमने बस जैसे कि महाराष्ट्र के 1000 लोगों वो करे। लेकिन गवर्नमेंट की नौकरियां उस जो भी कैंडिडेट है उसने उस एग्जाम दी है, उस एग्जाम की उसने तैयारी की है, उसमें मोदी जी का क्या योगदान है? वो सिर्फ उसका श्रेय ले रहे, उसका इवेंट बना रहे और उस इवेंट के लिए 6-6 महीने के लिए उसकी नौकरी को स्टॉप करके रख रहे हैं जी। तो ये सिर्फ जुमला है सर, आपके मुताबिक ये सब जुमला है। हाँ, दूसरी एक बात सर मैं कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र में ये शिंदे सरकार एक प्रोग्राम कर रही है जिसका नाम है शासन आपल्या दारी, मराठी में है, जैसे कि गवर्नमेंट आपके दरवाजे पर, इस नाम से पिछले 3-4 महीने से इवेंट्स चल रही है। जैसे आपने जिक्र किया है रोजगार का, उसी तरह से ये है कि शासन आपके घर पे आया है, इस कंसेप्ट से जा रहे हैं। लेकिन घर पे कहाँ जा रहा है? जैसे किसी का कास्ट सर्टिफिकेट हो, किसी का उत्पन्न का सर्टिफिकेट हो,
वो सर्टिफिकेट जो लोगों को पहले डायरेक्ट मिलते थे, अभी जिस जिले में, जैसे कि मैं मेरे जिले की बात करता हूँ, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है, तो नांदेड़ में ये प्रोग्राम हो गया, तो मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स निकलने वाले थे, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि अभी किसी को मत दो, जब हमारा प्रोग्राम होगा तब इनको हम बांटेंगे। और महापालिका, जिला परिषद और सभी अधिकारी को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के भी सभी ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को एक टारगेट दिया गया, इतने लोग आपको लाने हैं और उसके लिए गाड़ियां हैं। तो नाम है गवर्नमेंट आपके घर के दरवाजे पे, और दरवाजे से लोगों को ब्लैकमेल करके निकाल के गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर उस मेलावे में, उस सभा में लाया जा रहा है और उसका इवेंट बनाया जा रहा है। तो इस तरह से, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं सर, एंड करूंगा जी प्लीज सर। तो उस एक कार्यक्रम का एक जगह का खर्चा 3 करोड़ है और वो पूरा जनता के जेब से जा रहा है। 3 करोड़ का खर्चा, क्या बात है साहब जी। चलिए गड़े पाटिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और एक बार फिर गांधी जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। आपकी जो कैंपेन है, आपको भी। मैं भी गांधी। जी। अब क्या है साहब, गांधी जी को 1948 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई जी। उसके बाद भी ना जाने कितनी बार हत्या हुई गांधी की, जी। लेकिन आज भी गांधी जिंदा है साहब, आज भी गांधी जी जिंदा है। गांधी जी मरते नहीं है, पता क्या है, मैं भी गांधी। क्या बात है बहुत कोशिश की गई गांधी जी को मारने की, गांधी जी को उड़ाने की, प्रातस्मरणीय भी उनको किया गया जी, ना जाने क्या कुछ किया गया, लेकिन गांधी जी हैं साहब। मोदी जी को भी बाहर जाकर के, विदेश जाकर के गांधी भक्ति अपनी, गांधी भक्ति का इजहार करना पड़ता है, और भारत में भी रह करके गांधी भक्ति का इजहार करना पड़ता है। जब लोग बाहर से आते हैं वो भी सबसे पहले राजघाट जाते हैं, तो जी। जबरदस्त। मोदी जी देश के बाहर जाके गांधी का ही भारत उनको बताना पड़ता है, वो गोडसे का भारत नहीं बता सकते। सिर्फ भारत में आने के बाद वो गोडसे की विचारधारा के ऊपर चलते हैं। सर ये जरा अनफेयर, सर ये आप जरा अनफेयर बात कर रहे हैं। मोदी जी ने आज तक कभी भी गांधी जी की बुराई नहीं की, गांधी जी के विरोध में कुछ नहीं कहा, हमेशा गांधी जी की तारीफ करी है, और ना ही कभी गोडसे की प्रशंसा की, आज तक कभी नहीं की। लेकिन उनकी पार्टी के लोग जब गोडसे की प्रशंसा करते हैं, उन्होंने उनका भी कभी निषेध नहीं किया है। तो निषेध बहुत अच्छे तरीके से किया है। इनफैक्ट वो जो क्या नाम है उनका, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह जो हैं, उनको बोला था कि मैं ये कभी माफ नहीं करूंगा, और वो साक्षी महाराज जो हैं उनसे भी माफी मंगवाई, एक बार नहीं 2 या 3 बार माफी मंगवाई उनसे, ऐसी बात नहीं सर। ये जरा अनफेयर सर, ये जरा अनफेयर ये जरा, चलिए ये तो पॉलिटिकल बात है, आप कांग्रेस के हैं, आप यही बात बोलेंगे, ऐसी बात है। लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। एक बार फिर आपको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच गड़े पाटिल साहब। और मैं उम्मीद करता हूं, बतौर महाराष्ट्र के एक निवासी होने के नाते प्रदीप जी भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है ये जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ये खतरे से खाली नहीं है साहब, इसको लाइटली ना लिया जाए, क्योंकि बाकी जितने भी ओबीसी के जितने भी समुदाय हैं वो सब लोग जो हैं वो इससे बहुत डिस्टर्ब हैं। तो कुछ और उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र में बस शांति बहाल रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, वंदे मातरम। थैंक यू, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गांधी, जय गांधी। राइट।